हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस एग्जाम के लिए कंप्यूटर की आखिरी क्लास है, 16th क्लास है। आज की क्लास में हम दो टॉपिक्स देखेंगे। एक देखेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स और दूसरा देखेंगे साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी के अंदर ही आपके डेटा सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी और जो भी चीज़ें आती हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें आपकी यहाँ कवर हो जाएंगी। यहाँ पे हम कंप्यूटर को समाप्त करेंगे। कंप्यूटर की अब जो भी चीज़ें गैप्स रह जाएंगे थोड़े बहुत, वो सारे आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यू से पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। इसके बाद हम मूव ऑन करेंगे यूपी जीके पे। यूपी जीके अब हम इतनी डिटेल में करने वाले हैं कि आपको यूपी पीसीएस तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेज आपकी शुरू होंगी यूपी जीके पे होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आज का क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? नॉर्मली समझ लो, जितने भी नई टेक्नोलॉजी हैं उसका एक आपने माइंड मैप बना लिया, आइडिया बना लिया, तो क्वेश्चंस स्टार्टिंग में बिल्कुल नॉर्मल आते हैं। कुछ आ जाते हैं एल्गोरिथम पे, कुछ अंदर के आ जाते हैं, ए एजेंट वो एजेंट, तो वो एमसीक्यूज से आपके कवर हो जाते हैं। प्लस नॉर्मल कॉन्सेप्ट जैसे यूपीएससी में आया था, ये आज से 2-3 साल पहले उसने यही चीज़ पूछा था कि सपोज करो कि आप घर पे गए तो जाते ही गेट खुल जाए अपने आप। आपके पहुंचने से पहले अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो एसी ऑन हो जाए, रूम आपको ठंडा मिले। जब लाइट अपने आप ऑन हो जाए, अगर आप एसी वाले रूम में नहीं बैठना चाह रहे हो, फैन वाले रूम में बैठना चाह रहे हो, तो एसी अपने आप बंद हो जाए, आगे जाके फैन चालू हो जाए। ये सारी चीज़ें अपने आप हो, टीवी ऑन हो जाए अगर आपके टीवी देखने का समय है। इन सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं? ये यूपीएससी का क्वेश्चन था, तो सीधा कॉन्सेप्ट उन्होंने पूछा था और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स था। उस टाइम पे ये आइडिया एकदम नया था। शब्द जनरेट होता है तो यूपीएससी तुरंत कैच कर लेती है। सेम चीज़ यही है कि सारे जितने भी उपकरण आपके डेली यूज के हैं घर में, वो सारे उपकरण स्मार्ट हों, पहली चीज तो। और जैसे बोला कि इंटरनेट शब्द का यूज है, दैट मीन्स वो इंटरनेट से आपस में जुड़े हुए हों। सेंसर्स यहाँ पे होने बहुत ज़रूरी हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी यूज होने लगा है, तो और अच्छी तरीके से चीज़ें काम करने लगी हैं। और जब सारे उपकरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो सेंसर्स उन्हें बताते हैं, वो अपने आप स्टार्ट होते हैं, बंद होते हैं, और चीज़ों को वो क्या करते हैं, एक दूसरे को निर्देश देते हैं। और यही सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। यही आपको पढ़ना है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी उपकरण जो कि ऑन या ऑफ स्विच से चलते हैं, जिनमें स्विच ऑन या स्विच ऑफ, फैन जो है आजकल वो भी आपका स्मार्ट आने वाला लगा है। जो आपकी लाइट्स हैं एलईडी, वो भी स्मार्ट आने लगी हैं। जैसे ही आप रूम से बाहर जाओगे अपने आप बंद हो जाती हैं। ठीक। तो हर एक चीज़ जो स्विच से ऑन और ऑफ होती है वो स्मार्ट अगर होगी तो एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट हो जाएगी, और जैसे ही आपको जब ज़रूरत होगी तब अपने आप ऑन हो जाएगी, और जब ज़रूरत नहीं होगी अपने आप ऑफ हो जाएगी। ठीक। तो ऑन या ऑफ स्विच से चलते हैं, उन्हें इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए या फिर एक दूसरे के साथ एक कनेक्ट हो जाए। जैसे फ़ोन, आपकी कार, लैंप, कॉफ़ी मशीन, सारी चीज़ें, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो भी है। 1999 में एक वैज्ञानिक थे, केविन एस्टन। ठीक है। इन्होंने इसको नाम दिया था। ये जो कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट तो पहले आ चुका था, लेकिन इसको जो नाम है जो चल रहा है, तो वो रियल नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स इन्होंने ही दिया था। हालांकि इस नाम का प्रयोग एक बार पहले हो चुका था, लेकिन जो बोला जाता है ना कि कोई व्यक्ति जोर दे के कोई चीज़ बोले, पेपर में पब्लिश करा दे, तो वो ये व्यक्ति थे। अब इसके बारे में कुछ और फैक्चुअल जानकारी ले लेते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए कई प्रकार के प्रौद्योगिकियों और उपकरणों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इस तकनीक का इस्तेमाल सभी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस तकनीक की मदद से जोड़े गए सभी स्मार्ट डिवाइस एक दूसरे को डेटा भेजते हैं और एक दूसरे से डेटा प्राप्त कर सकते हैं। इसकी मदद से आप किसी भी एक डिवाइस या उपकरण को इंटरनेट के साथ लिंक करके बाकी डिवाइसेज से अपने अनुसार कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति अपने घर पहुंचने से पहले चाहता है कि उसके कमरे का एसी ऑन हो जाए और घर पहुंचते ही उसे अपना कमरा एकदम ठंडा मिले, तो आईओटी जो है इसके जरिए ऐसा हो सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का इतिहास जान लेते हैं। स्मार्ट उपकरणों के नेटवर्क की मुख्य अवधारणा की शुरुआत कब हुई थी? 1982 में। फिर आगे चल के 1991 में क्या हुआ? मार्क बीजर नामक व्यक्ति थे, इन्होंने एक पेपर पब्लिश किया, इसका नाम था द कंप्यूटर ऑफ द 21st सेंचुरी। इसमें भी इसकी बात की गई। इसके साथ ही यूबीआई कॉम या यूबीआई कंप्यूटर जिसे बोलते हैं, और परकॉम,
ये शैक्षणिक संस्थान के नाम थे। इन्होंने भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मॉडल को प्रस्तुत किया। फिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अवधारणा और ये शब्द पहली बार पीटर टी लुइस, इनके एक भाषण में वाशिंगटन डीसी में कांग्रेशनल ब्लैक कॉकस होते हैं, ठीक है, इस फाउंडेशन के 15वें वार्षिक, इतना ज़्यादा डिटेल डेट तो आपको याद नहीं रखनी, वो तो था, इतिहास तो डाल दिया मैंने, ठीक है। इतना याद रखना है कि सितंबर 1985 में प्रकाशित हुआ किसका, पीटर टी लुइस के भाषण में। अब आते हो शब्द का, कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द को स्वतंत्र रूप से प्रॉक्टर एंड गैम्बल के केविन एस्टन, जिनका पहले जिक्र हो चुका है 1999 में, इनके द्वारा गढ़ा गया था। 1999 के समय में ही रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID टैग आपने देखा होगा, 100 मीटर तक एक काम करता है, जो आपके हाईवेज होते हैं वहाँ पे टोल वगैरह होते हैं, तो नितिन गडकरी ने चालू कराया था। आपकी कार पे लग जाता है RFID और कार निकलती है तो अपने आप क्या होता है, पैसा कट जाता है, और सेंसर लगे होते हैं तो गेट भी अपने आप ओपन हो जाता है, रुकना नहीं पड़ता इसके लिए। तो RFID को इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए आवश्यक माना गया, जो कंप्यूटर को सभी व्यक्तिगत चीज़ों का प्रबंधन करने की अनुमति देता है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स की विशेषताएं देखते हैं। क्या विशेषताएं हैं? इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कुछ खास सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कनेक्टिविटी, सेंसर, एक्टिव एंगेजमेंट और छोटे उपकरण का उपयोग शामिल है। ये सारी चीज़ें ही जाननी है आपको, कि एक तो कनेक्टिविटी, आपस में सारे उपकरण आपस में कनेक्ट हों, उनके अंदर वो उपकरण जो है ना वो स्मार्ट उपकरण हो। स्मार्ट उपकरण वो होते हैं जो इंटरनेट से चलते हैं, सेंसर्स जिनके अंदर होते हैं, वो सारी चीज़ें। इंटरनेट ऑफ थिंग्स चीज़ों को स्मार्ट बनाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या यूज होता है, कि जो IoT की थिंग्स चीज़ें हैं उनको ये स्मार्ट बनाता है। यह डेटा संग्रह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एल्गोरिदम और नेटवर्क की शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। कनेक्टिविटी के लिए क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अपने सिस्टम उपकरणों के बीच छोटे छोटे नेटवर्क बनाता है। सेंसर्स हर टाइप के होते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होता है वो होता है टेम्परेचर सेंसर्स का। कभी आपने देखा होगा कि किसी मॉल वगैरह के या किसी अच्छे से ऑफिस के बाहर आप जाओ तो कांच के गेट होते हैं, आप जैसे ही सामने पहुंचते हो तब वो अपने आप खुल जाते हैं। हीट सेंसर लगे होते हैं, आपकी हीट को तुरंत वो सेंस कर लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ आया, खुल जाएंगे, जैसे ही आप निकलोगे बंद हो जाएंगे। इंफ्रारेड सेंसर्स होते हैं, अलग अलग टाइप के सेंसर होते हैं। सेंसर से चीज़ें क्या होती है, ऑन और ऑफ हो, पता चलता है कि हाँ ये चीज़ ऐसे हो जाएगी तो ऑन होगा या ऑफ होगा। तो बिना सेंसर्स के इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, अपना भेद, मतलब दो चीज़ों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए, तो सेंसर्स तो बहुत ज़रूरी है। वे उपकरणों को परिभाषित करने के रूप में कार्य करते हैं। अगला है एक्टिव एंगेजमेंट। कनेक्टेड तकनीक के साथ आज की अधिकांश बातचीत पैसिव जुड़ाव के माध्यम से होती है, ठीक है। तो जो आपकी चीज़ें होनी वो एक्टिवली होनी है। एंगेजमेंट इतना एक्टिव होना चाहिए कि रियल टाइम में हो। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्रिय सामग्री, उत्पाद या सेवा सहभागिता के लिए एक नया आदर्श प्रस्तुत करता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब काम कैसे करता है, तो जो मैंने बताया वो काम ऐसे ही करता है, नेटवर्क से कनेक्ट होता है, सेंसर्स लगे होते हैं, सेंसर्स बताते हैं कि अब ये चीज़ का समय हो गया, जैसे ही ये बताते हैं वैसे ही वो चीज़ ऑन हो जाती है, ऑफ हो जाती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रक्रिया स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे उपकरणों से शुरू होती है, जो आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्लेटफॉर्म के साथ संवाद करने में मदद करती है। सेंसर और डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। सेंसर या डिवाइस एक प्रमुख घटक है जो आपको आसपास के वातावरण से लाइव डेटा एकत्र करने में मदद करते हैं। यही एक साधारण तापमान निगरानी सेंसर, सिंपल टेम्परेचर मॉनिटरिंग सेंसर हो सकता है, या वीडियो फीड के रूप में भी हो सकता है। एक उपकरण में विभिन्न प्रकार के सेंसर हो सकते हैं जो संवेदन के अलावा कई सारे कार्य, मतलब केवल आपका संवेदन वाला कार्य नहीं करते हैं, और भी बहुत सारे कार्य करते हैं। जैसे कि आपके मोबाइल में क्या क्या होता है, GPS होता है, ये भी सेंसर है, कैमरा होता है, मैग्नेटिक सेंसर होता है डायरेक्शन नॉर्थ साउथ बताने के लिए, स्पीडोमीटर होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके मोबाइल में। तो मोबाइल के अंदर बहुत सारे सेंसर होते हैं। कनेक्टिविटी, सभी एकत्रित डेटा को क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भेजा जाता है। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है जहाँ पे बहुत सारी मात्रा में डेटा इकट्ठा होता है, वो सर्वर पे जब आप चाहो उसकी हेल्प ले सकते हो। संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके सेंटर को क्लाउड से जोड़ा जाना चाहिए। इन संचार माध्यमों में मोबाइल या सैटेलाइट नेटवर्क, ब्लूटूथ, वाईफाई, वैन आदि शामिल है। डेटा प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है,
एक बार वह डेटा जब एकत्र हो जाता है तो यह क्लाउड पर पहुंच जाता है। फिर सॉफ्टवेयर का काम शुरू होता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है, एकत्रित डेटा पर प्रोसेसिंग करता है। यह प्रक्रिया केवल तापमान की जांच कर सकती है और एसी या हीटर जैसे उपकरणों पर उसे रीड किया जा सकता है। तो ये क्या है, बहुत बड़ी प्रक्रिया लग रही होगी, लंबी, लेकिन इतनी फास्ट होती है, सेकंडों में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो डेटा है आपका क्लाउड पे स्टोरेज है। फिर आपका सॉफ्टवेयर काम करेगा, सॉफ्टवेयर उससे डेटा को प्रोसेस करेगा और फिर जो भी जरूरी होगा वो डिसीजन लेगा। यूजर इंटरफेस क्या होता है, जानकारी को अंतिम उपयोगकर्ता के लिए किसी तरह उपलब्ध होना चाहिए। जो आपने सारे जो गणितीय संक्रियाएं हुई हैं, तापमान वगैरह जो भी हुआ, जो डेटा, सपोज करो आपके पास स्मार्ट वॉच है, ठीक है, फिटबिट की आती है। अब उसने दिन भर का आपका डेटा कलेक्ट किया, आपकी हार्ट बीट ये है, आपकी कैलोरी इतनी बर्न की आपने, और इतनी चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है, इतना आप और वर्क कर रहे हो, इतना धूप में रह रहे हो, ये सारी चीज़ें उसने कलेक्ट की। और वो क्या करता है, आपकी शुगर लेवल ये है, आपकी एक उस पर भेज देता है क्लाउड पे। फिर सॉफ्टवेयर इस डेटा को प्रोसेस करके आपके सामने एक क्या करता है, पूरा रिजल्ट देता है। रिजल्ट को चेक करने के लिए आपके पास क्या है, स्क्रीन पे एक इंटरफेस होना चाहिए कि कौन सा रिजल्ट आपको कब चेक करना है। इसी की बात यहाँ पे हो रही है। तो क्या है, जानकारी को अंतिम उपयोगकर्ता के लिए किसी तरह उपलब्ध होना चाहिए। उसके फ़ोन पर अलार्म ट्रिगर करके या उन्हें ईमेल या नोटिफिकेशन भेजकर इस जानकारी को क्या है, भेजा जाता है। यूजर को मतलब सतर्क किया जाता है कि ये आपका पूरा डेटा है। उपयोगकर्ता को कभी कभी एक इंटरफेस की आवश्यकता हो सकती है जो सक्रिय रूप में उसके सिस्टम की जांच करता है। अब कौन कौन से उपकरण ऐसे हैं जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का हिस्सा बन सकते हैं। मेन कंटेंट यहाँ से ये ध्यान रखो कि आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और फिर कहाँ कहाँ ये यूज हो रही है, मेन मेन चीज़ें वो उदाहरण याद रखो, यहीं से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके। अमेजॉन इको आपने नाम सुना होगा। तो अमेजॉन इको वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा के जरिए काम करता है। इसमें यूजर अलग अलग कार्य करवा सकते हैं। एलेक्सा का आप लोगों ने ऐड में देखा होगा, कुछ लोगों के पास होगा, ठीक है। एलेक्सा से गाने चलवा सकते हो आप। तो एलेक्सा को गाने चलाने, मौसम की जानकारी देने, खेल का स्कोर बताने, टैक्सी बुक करने जैसे काम करवा सकते हो आप। ये अमेजॉन इको का है, जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाला डिवाइस है। दूसरा फिटबिट ऑन वेरिएबल्स है, जो ये क्या करता है, आपकी हेल्थ को ट्रैक करता है। आप कितना चले, आप कितनी कैलोरीज बर्न की आपने, कितना सोए हैं आप। इसी के साथ यह डिवाइस आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर से लिंक होकर आपके फिटनेस डेटा को एक चार्ट बना के आपको पेश कर सकता है, ठीक है। बार्सिलोना स्मार्ट सिटी है, पूरी सिटी ही स्मार्ट है। तो यह स्पेनिश सिटी स्मार्ट सिटी में सबसे पहले आती है। यहाँ कई इंटरनेट ऑफ थिंग्स की योजनाओं को लागू किया गया है। इससे स्मार्ट पार्किंग हो गई जैसे, और वातावरण को साफ रखने में मदद मिलती है। एक लॉक आता है HTML 150 लॉक, सिक्योरिटी। इसमें क्या होता है, मोबाइल से कनेक्ट करके या किसी और डिवाइस से कनेक्ट करके आप इसको क्या है, लॉक को ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो, खोल सकते हो। तो ये स्मार्ट लॉक हो गया, अब चाबी वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है। आज भी मोबाइल में भी आपने देखे होंगे फेस सेंसर, रेटिना स्कैन सेंसर से लॉक मोबाइल होता है, ऑन हो जाता है ना। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फायदे क्या हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें ऐसे अवसर प्रदान करता है जिससे हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकें, जिससे कि हमारे समय की बचत हो। एफिशिएंटली इसलिए काम कर सकें, वो हमें सारी चीज़ें बता देता है। तो उसमें क्या होता है, हम बिल्कुल सतर्क, अब हमें पता है कि हमने इतनी ज़्यादा कैलोरी बर्न कर दी, तो अब आज का कोटा पूरा हो गया, तो हम क्या करेंगे, दूसरे काम में लग जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से अब हमें इतनी कैलोरीज की आवश्यकता है, इतना प्रोटीन की आवश्यकता है, ये खाना चाहिए, विटामिन की कमी है, ये सारी चीज़ें जब हमें बता देंगे तो हमारा काम कितना आसान हो गया। यही चीज़ें, जिससे हम ज़्यादा एफिशिएंटली काम कर सकें, जिससे कि हमारे समय की बचत हो और पैसे की भी हो। ये इंटरनेट के फायदे हैं। इंटरनेट क्या करता है, IoT, इंटरनेट नहीं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे दैनिक समस्याओं को समाधान करने में मदद करता है। पार्किंग एरिया में अपनी कार पार्किंग के लिए स्पेस खोजना, होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को लिंक करना। होम एंटरटेनमेंट सिस्टम क्या हो गया, म्यूजिक वगैरह, टीवी वगैरह, ये सब। तो इसको आपने लिंक कर दिया और आपके हिसाब से सारी चीज़ें करेगा, ये चैनल लगा दो, ये गाना बजा दो, कुछ भी, ठीक है। फ्रिज के वेबकैम से ये चेक करना कि दूध चाहिए या नहीं, फ्रिज में दूध रखा होगा तो नहीं चाहिए। एलेक्सा के माध्यम से गाने चलवाना, ये सारे काम आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स से बहुत आसान हो जाते हैं। अब भारत में क्या स्थिति है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। तो केंद्र सरकार ने 2014 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे एक नीति जारी की थी। डिजिटल इंडिया स्मार्ट इंडिया पहल के साथ अप्रैल 2015 में
कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इसे जारी किया गया। आंध्र प्रदेश, आंध्रा में आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है। और आईटी के क्षेत्र में आंध्रा और बेंगलुरु, ये बहुत ज़्यादा, आंध्रा में हैदराबाद की बात हो रही, बहुत ज़्यादा आगे चलते हैं। तो यहाँ पे इसको आईटी हब बनाने में के लिए क्या किया, आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत की पहली इंटरनेट ऑफ थिंग्स नीति जारी की थी 2016 में। ये हो गया कॉन्सेप्चुअल पोर्शन। अब हम एमसीक्यू देखेंगे इस पर। उसके पहले हल्की सी जानकारी दे रहे हैं थोड़ा सा। और देखो, कुछ स्टूडेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं हमें केवल टेस्ट सीरीज चाहिए, कुछ वो आते हैं बोलते हैं फीस कम कर दीजिए। देखिए, इतनी नॉमिनल फीस रखी है कि यहाँ तो आप मतलब कुछ वो ही नहीं है, इससे ज़्यादा कम कोई भी फीस नहीं हो सकती जो आप लोगों के लिए वर्क हो रहा है। फिर एक चीज़ और बताते हैं, कुछ स्टूडेंटों को मैंने ये देखा है कि मिसयूज होता है इस चीज़ का, कि अगर आप कहीं फीस और ज़्यादा कम हो या कम कर दो या किसी की माफ़ कर दो तो उसमें मिसयूज का होता है ना। वो इसलिए नहीं होता है कि प्रॉब्लम हो रही होती है, वो इसलिए होता है कि वो स्टूडेंट चाहता है कहीं और से भी कोर्स ले लेंगे फिर पढ़ेंगे। वो सबसे ज़्यादा लॉस उस स्टूडेंट का ही होता है, क्योंकि जो आपके क्लासेस चला रहे हैं ऑनलाइन, वो क्या करते हैं, पूरी चीज़ें आपको देते नहीं है फुल ऑन, कि हर चीज़ आपको मिल जाए और आपका कोर्स केवल कोर्स कंप्लीट ना हो, आपकी सारी चीज़ें इतनी परफेक्शन के साथ एग्जाम तक करा दें कि आपको कहीं बाहरी चीज़ की जरूरत ना पड़े। तो आप क्या चक्करों पर, तो यहाँ से ये मिल जाए वहाँ से वो मिल जाए, जो ब्रांडेड नाम होते हैं वहाँ पे पैसा खर्च कर देते हैं। अब ये करने के बाद यहाँ से जुड़ते हो, लेकिन इसका आपको फायदा इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि आप 10 जगह समय दे रहे होते हो, कहीं देने की जरूरत ही नहीं है। जब यहाँ पे आप चीज़ें कर रहे हो, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिल रहे हैं, इसके बाद फुल टेस्ट मिलेंगे, समय समय पे जितनी चीज़ें सब मिल रही हैं, तो 10 जगह अगर आप ध्यान बटाओगे और रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। कितनी भी जगह पढ़ लेना, कितनी बेस्ट जगह पढ़ लेना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है ना, ये इसका कंपेरिजन आपकी जॉब से ज़्यादा फीस नहीं होती है कोई। अगर ये माइंडसेट बना लिया, मैं बिल्कुल हेल्प ही नहीं कर पाऊंगा ऐसे स्टूडेंट की जिन्होंने ये माइंडसेट बना लिया कि यहाँ से ये मिल जाए वहाँ से, जो व्यवसायी की तरह सोच रहे हैं। आप पढ़ने की तरह आइए, स्टूडेंट की तरह, कि आपको सिलेक्शन लेना, पढ़िए, जो चीज़ें हो जाएंगी उससे ज़्यादा मेहनत जितनी आप खुद के साथ कर रहे होगे ना, उससे ज़्यादा हम स्टूडेंटों के साथ मेहनत करते हैं। क्योंकि हमें अगर ये 1400 सीटें हैं तो 1000 सीटें हमारे स्टूडेंटों को जानी चाहिए इसमें, और ये हम कर लेते हैं। हमने पिछली बार किया था, तब हमने स्टार्टिंग में पहला बैच था तो कुछ लोग चौंक रहे थे, बट वहाँ पे हमने टारगेट 50% रखा था, हम कम से कम नहीं तो 80% हमने स्वीप मारी है सीटें। यहाँ पे भी यही काम होगा। अब बात करते हैं जो आपके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज हैं। जैसे अभी 1-2 दिन के अंदर आपको एक टेस्ट, ओपन टेस्ट होगा, सबको मिल जाएगा। इसमें क्या होगा, 1947 से 67 तक की योजनाओं पे कर देंगे, केंद्र की योजनाओं पे टेस्ट, इस सबको देंगे। आपको पता चलना चाहिए कि कितनी गहराई तक हम जा रहे हैं। एक तो आपको सारी योजनाएं क्लास में करा दी गई हैं, आप पढ़िए उसको, वो पढ़ने के बाद फिर आप टेस्ट दीजिए। जब आपके 100 प्लस 150, 100 से 150 तक के एमसीक्यूज आप यहाँ पे सॉल्व करोगे केवल 20 साल की योजनाओं पे, तो कुछ बचा ही नहीं रह जाएगा, हर एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। और इसके बाद टिक करके यही सेम पीडीएफ आपके पास रहेगी, तो जब चाहे रिवाइज कर लो, तो इससे बाहर जाने वाला नहीं है। तो इतना आसान अगर किसी एग्जाम को बनाया जा रहा है तो वो कहीं नहीं बनेगा। ये अपॉर्चुनिटी लाइफ टाइम मिल रही है, आराम से इसको सीरियसली लेके पढ़ लो। जो लोग सीरियस समय पे हो जाते हैं ना, वो कट ऑफ से अच्छे खासे नंबर ऊपर रहते हैं, उनको बाद में कोई भी वो नहीं होता है कि गिलानी हो रही कि ऐसा नहीं है कि इस वजह से ये छूट गया, काश ऐसा कर लिया होता। ठीक है, तो यहाँ पे पेड बैच में आपको क्या मिल रहा है, सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो अब तक हुआ है। रिवीजन प्रोग्राम जो चल रहा है कि दिन में आप रिवाइज करो, शाम में टेस्ट दो, तो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे। टास्क समय समय पर दिए जाते हैं, वो मिल जाएंगे, उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। वैल्यू एडिशन क्लासेज हर चीज़ पे जहाँ पे भी ज़रूरत लगती है कि इस टॉपिक में हल्का सा भी ऐड होना है, तो वो आती रहती है और आएंगी आगे भी। बैच फीस 299 है। फ़ोन पे, पेटीएम और गूगल, इस नंबर पे आप लोग कर सकते हो, नेम चेक कर लेना और इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट भेज देना है, या तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, इसके बाद आपको पेड बैच में ऐड कर लिया जाएगा। आगे चलते हैं, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। ये पूछा गया है कि आपको इसमें भरना है कि क्या, कौन सा ऐसा सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जो आईओटी में वैश्विक सेवाओं का ध्यान रखता है। तो ये क्या है, आपका नेटवर्क लेयर। दूसरे पे आते हैं, एचटीटीपी पर एमक्यूटीटी का क्या फ़ायदा है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल पर एमक्यूटीटी का क्या फ़ायदा है। तो क्या हो जाएगा, मोर सिक्योर भी हो जाएगा और लाइट वेट भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अगला, रिमोट उन संस्थाओं को सक्षम बनाता है
जो एक डैशबोर्ड का उपयोग करके उन्हें कनेक्ट और नियंत्रित करने के लिए IoT उपकरणों का उपयोग करती है। तो ये क्या हो जाएंगे? स्मार्टफोन बिल्कुल, टैबलेट्स और PC बिल्कुल, स्मार्ट वॉचेस बिल्कुल। इन सबको आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो, ये एज ए रिमोट भी इनको बना सकते हो, जैसे स्मार्टफोन एज ए रिमोट भी काम कर सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। आगे चलते, RFID के लिए परसेप्शन लेयर की एक उपयोगी IoT आर्किटेक्चर परत है। ठीक है, तो कौन सी परत है? ये सारी हो जाएंगी, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइंग, ट्रैकिंग और एक्सचेंजिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? जैसे मैंने बताया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। कहाँ है? पहले ही है। IoT में इकाई है, तो IoT में कौन सी इकाई है? बिजनेसेस बिल्कुल हैं, कंज्यूमर्स बिल्कुल हैं, गवर्नमेंट, सब लोग IoT यूज कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। निम्न में से कौन सी वायरलेस तकनीक सबसे आसान तरीके से मैश नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रदान करती है? तो ऐसी कौन सी वायरलेस तकनीक है जो सबसे आसान तरीके से नेटवर्क आर्किटेक्चर प्रदान करती है? कौन सा नेटवर्क आर्किटेक्चर? मैश। तो क्या हो जाएगा? जिगबी। जिगबी निम्नलिखित में से किस मानक पर आधारित है? तो जिगबी का मानक क्या है? कभी कभी ऐसे ही जब आयोग आपको चाह लेता है कि इस क्वेश्चन की आपको हवा न लगे, तो ऐसे ही अंदर से पूछ लेता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? IEEE 802.15.4। IoT में अधिकतर प्रयोग किए जाने वाला प्रोटोकॉल है, कौन सा है? तो अधिकतर प्रयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल तीनों हो जाएंगे, जिगबी है, MQTT है, XMPP है। ऑल ऑफ द अबव हो जाएंगे। IoT अनुप्रयोगों में निम्न में से कौन सा हल्का प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? तो कौन सा हल्का प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है आपका? ये हो जाएगा MQTT। वाईफाई आ है, जिसको बोला जाता है हेलो, विशेष रूप से किसके लिए बनाया गया है? तो किसके लिए बनाया गया है विशेष रूप से? लो डेटा रेट बिल्कुल, लॉन्ग रेंज सेंसर बिल्कुल, और कंट्रोलर्स, तीनों के लिए हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। MQTT सूट है, तो क्या है MQTT सूट्स? तो ये हो जाएंगे आपके स्मॉल एंड चीप डिवाइसेज बिल्कुल, लो मेमोरी डिवाइसेज बिल्कुल, और लो पावर डिवाइसेज, तो ये भी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कौन सा प्रोटोकॉल पूर्ण द्वैत संचार प्रदान करता है? ऐसा कौन सा प्रोटोकॉल है जो पूर्ण द्वैत संचार प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा वेब सॉकेट। IPv4 बिट एड्रेस है, ये तो बताया था आपको, कंप्यूटर की रेगुलर क्लासेज में भी आया कि V4 कितना है आपका? 32। ये बिट कम पड़ रही थी, बहुत सारे IP एड्रेस और दुनिया भर में अब यूजर नेम बहुत ज़्यादा हो गए, तो अब क्या हो गया, इसको IPv6 128 बिट का होता है, वो यूज होने लगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 32। 6LoWPAN का संक्षिप्त रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका? यही हो जाएगा IPv6 ओवर लो पावर वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। सेलुलर नेटवर्क में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न वायरलेस मानक हैं, तो कौन कौन से हैं? GSM बिल्कुल, जो 2G था वो GSM था, और 2G ही CDMA था। GSM में कोई भी सिम आप यूज कर सकते हैं, CDMA में जिस कंज्यूमर है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, केवल उसकी सिम यूज होती थी। LTE आपका कहाँ है? 4G के लिए, लाइट ट्रांसवर्स एक्सपेंशन। तो ये हो जाएगा। तो ये सेलुलर नेटवर्क में तो सारे यूज होते हैं, तो क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ द अबव। LoRa, LoRa, इसका फुल फॉर्म क्या है? लॉन्ग रेंज रेडियो, तो ये हो जाएगा C। RFID तकनीक में शामिल है, क्या है तकनीक में शामिल? एंटीना बिल्कुल, ट्रांसपॉन्डर बिल्कुल, और ट्रांसीवर बिल्कुल, तीनों चीज़ें शामिल हैं, तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। कनेक्टेड कार किसका उदाहरण है? वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क। IoT में उपयोग की जाने वाली दी गई वायरलेस तकनीकों में से कम से कम बिजली की खपत करती है? तो सबसे कम बिजली की खपत कौन सी? ब्लूटूथ, सबसे कम रेंज भी इसी की होती है। यहाँ पे IoT आपकी खत्म होती है। अब आते हैं हम साइबर सुरक्षा पे। तो साइबर सुरक्षा से रिलेटेड जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है? साइबर स्पेस। किसे बोलते हैं साइबर स्पेस? दुनिया भर में फैले कंप्यूटर संचार नेटवर्क तथा उसके चारों ओर फैले सूचनाओं के भंडार को क्या बोला जाता है? साइबर स्पेस का काल्पनिक नाम एक दिया जाता है।
साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया था? विलियम गिब्सन ने। इनकी एक बुक थी न्यूरोमैंसर, इसमें इन्होंने 1984 में प्रयोग किया था ये। आगे चल के वर्तमान में इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के लिए साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग किया जाता है, पर यह सही नहीं है, ठीक है। क्योंकि साइबर स्पेस क्या है? फिर से कि दुनिया भर में फैले कंप्यूटर संचार नेटवर्क और उसके चारों ओर फैले सूचनाओं के भंडार को बोला जाता है साइबर स्पेस। साइबर वारफेयर क्या है? किसी राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के कंप्यूटर नेटवर्क में घुसकर गुप्त और संवेदनशील डेटा चुराना, डेटा को नष्ट या क्षतिग्रस्त करना या नेटवर्क संचार को बाधित करना साइबर वारफेयर कहलाता है। आजकल इसको फिफ्थ फ्रंट बोला जाता है। सबसे ज़्यादा ये बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा खतरनाक अब हो गया है साइबर वार। इसमें क्या करते हो ना कि आप पूरे एक देश की पूरी इकोनॉमी को ठप कर सकते हो, उसके बैंक को सीज कर सकते हो, उसका पूरा ट्रैफिक सीज कर सकते हो, उसका पूरा स्पेस जो एक्टिविटीज है वो सब कुछ यहाँ से सीज कर सकते हो। क्योंकि हर एक चीज़ अब किससे जुड़ गई है? कहीं ना कहीं इंटरनेट से, कंप्यूटर से, नेटवर्क से जुड़ चुकी है। तो ये बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसे वायु, समुद्र, जमीन और अंतरिक्ष जो 4 क्षेत्र थे, इसके बाद युद्ध का 5वां क्षेत्र बोला जाता है। साइबर क्राइम जान लेते हैं क्या होता है? कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से किया गया कोई गैरकानूनी कार्य या अपराध साइबर क्राइम कहलाता है। इसमें कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग एक हथियार या टारगेट दोनों के रूप में किया जा सकता है। इंटरनेट के जरिए किए गए अपराध को नेट क्राइम कहा जाता है। साइबर क्राइम के कुछ उदाहरण जान लीजिए क्या क्या होते हैं। नेटवर्क का अनधिकृत रूप से प्रयोग करना, जैसे आपको नेटवर्क दिया गया लेकिन उसका प्रयोग एक निश्चित है और आप उसका क्या कर रहे हो? अनधिकृत रूप से। जैसे कोई किसी व्यक्ति के पास आधार का डेटा है, आधार बनाने वाला जो जो आपका अपडेट करता है या नया इनरोलमेंट करता है, अब वो क्या करे? उस डेटा को किसी कंपनी को बेच दे। ऐसे बेचे जाते हैं बहुत सारे डेटा। आपके बैंक डेटा बेच देते हैं, स्कूल बेच देते हैं, कॉलेज बेच देते हैं। आप देखते हो आपके मोबाइल पे स्कूल से अगर आपने 12th कर लिया है तो आपके मोबाइल पे एसएमएस आने लगते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज के। कोचिंग सेंटर डेटा बेचते हैं तो बेच देते हैं डेटा। तो ये क्या हो गया? मिसयूज हो गया। कंप्यूटर या नेटवर्क का प्रयोग कर व्यक्तिगत तथा गुप्त सूचना प्राप्त करना, नेटवर्क तथा सूचना को नुकसान पहुंचाना, बड़ी संख्या में ईमेल भेजना, वायरस द्वारा कंप्यूटर तथा डेटा को नुकसान पहुंचाना, इंटरनेट का उपयोग कर आर्थिक अपराध करना, जामताड़ा आप लोगों ने देखी होगी वेब सीरीज, इंटरनेट पर गैरकानूनी तथा असामाजिक तथ्यों तथा चित्रों को प्रदर्शित करना। साइबर अपराध से बचने के कुछ उपाय कि लॉगिन आईडी और पासवर्ड आप सुरक्षित रखिए, समय समय पर अपने पासवर्ड को बदलते रहिए, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का ये ध्यान रखना, जितनी भी चीज़ें आपके यहाँ पे जाके कोई व्यक्ति घुसता है आपके नेटवर्क में, कंप्यूटर में, सिस्टम में, वो कहीं ना कहीं आपका पासवर्ड क्रैक कर लेता है। आपको अगर आप बराबर रेगुलर पासवर्ड बदल रहे हो, पासवर्ड थोड़ा टफ है, यूजुअल नहीं है, तो क्या होगा? इससे बचने का ये सबसे बेस्ट उपाय यही है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करना, अगर आपके उसमें वायरस डाल दिया, वायरस के थ्रू हो रहा है, स्पाईवेयर डाल दिया, तब तो बच ही नहीं सकते, फिर पासवर्ड का कोई यूज नहीं है। फायरवॉल, विंडोज फायरवॉल आपने देखा होगा, है ना। इसमें क्या होता है फायरवॉल में कि जो ऐसी चीज़ें हैं जो खतरनाक वेबसाइट हो सकती हैं, ऑथेंटिक नहीं है, वो रोक देता है उनको चलने से। डेटा की, जो आपके पास डेटा है उसकी बैकअप कॉपी रखना, जिससे कि कुछ लॉस हो भी गया डेटा का तो क्या होगा? आपके पास है कॉपी। प्रॉक्सी सर्वर का यूज करना, जिससे सर्वर की पहचान ना हो पाए। डेटा को गुप्त कोड में बदलकर भेजना और प्राप्त करना। कंप्यूटर सुरक्षा जान लेते हैं। कंप्यूटर सुरक्षा का तात्पर्य कंप्यूटर में स्टोर किए गए तथा नेटवर्क द्वारा स्थानांतरित किए गए डेटा की सुरक्षा से है। उपयोगकर्ता की पहचान और निजी जानकारियां जैसे पासवर्ड आदि प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे डेटा में अनावश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, डेटा को नष्ट किया जा सकता है, किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के क्रियान्वयन को रोका जा सकता है। स्पैम क्या होता है? स्पैम मेल आते होंगे, आपने देखा होगा बहुत सारे। तो कंप्यूटर या इंटरनेट का प्रयोग कर अनेक व्यक्तियों को अवांछित तथा अवैध रूप से भेजा गया संदेश क्या कहलाता है? स्पैम कहलाता है। इसे नेटवर्क के दुरुपयोग के रूप में जाना जाता है। स्पैम सामान्यतः क्या होता है? कंप्यूटर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, लेकिन आपका पूरा फोल्डर भर देगा, आपकी मेहनत डबल कर देगा, पता चले जो आपके काम की चीज़ें वो आपको मिली नहीं है। तो स्पैम क्या होता है? सामान्यतः कंप्यूटर नेटवर्क तथा डेटा को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते। मुख्यतः विज्ञापन होते हैं जिन्हें आप देखना नहीं चाहते, तो स्पैम भेज भेज के आपको मजबूर कर देते हैं कि आप देखो।
जिसे सामान्यतः लोग देखना नहीं चाहते, अतः इसे बार बार भेज के उपयोगकर्ता का ध्यान आकृष्ट किया जाता है। स्पैम फिल्टर या एंटी स्पैम सॉफ्टवेयर जो होता है, इसका प्रयोग करके इससे बचा जा सकता है। अब आते हैं कुकीज के बारे में। जब हम वेब ब्राउज़र की सहायता से किसी वेबसाइट का उपयोग करते हैं तो उस वेबसाइट का सर्वर एक संक्षिप्त डेटा फाइल उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को भेजता है। कुकीज वह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट, कुकीज देखो ध्यान रखो, कुकीज क्या होता है ना, जो आप बार बार सर्च करते हो ना, उसको क्या है अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता है, जिसको बोलते हैं कैश मेमोरी। उसमें जब ये स्टोर कर लेता है तो फिर जब आपको कोई चीज़ खोलनी होती है तो आपके सामने पेश कर देगा, जिससे कि आपको वो दोबारा टाइप ना करना पड़े। पासवर्ड वगैरह भी सेव हो जाते हैं कई बार, है ना। तो ये कुकीज का काम है। कुकीज यह सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा कोई वेबसाइट या कुछ सूचनाएं उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर स्टोर होती हैं। कुकीज उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना पर्दे के पीछे काम करता है। इसके द्वारा सर्वर उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं तथा उसके द्वारा खोजी गई वेबसाइट का विवरण वेब ब्राउज़र पर संग्रहित रखता है। अगर यही उपयोगकर्ता उसी वेबसाइट पर दोबारा जाता है तो सर्वर कुकीज के माध्यम से उसकी प्राथमिकताओं और वेबसाइट को प्रस्तुत करता है। कुछ वेबसाइट उपयोगकर्ता के यूजर नेम तथा पासवर्ड को भी याद रखते हैं, जिससे कि बार बार लॉगिन करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रॉक्सी सर्वर जानते हैं क्या है? यह स्थानीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ ऐसा सर्वर है जो अपने साथ जुड़े हुए कंप्यूटरों के इंटरनेट से जुड़ने के अनुरोध की निर्धारित नियमों के अनुसार जांच करता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या है कि अगर आपने कोई रिक्वेस्ट की कि इस इंटरनेट से जुड़ना है तो ये क्या करेगा, नियमों के अनुसार जांच करेगा कि क्या आपको अलाउ किया जाए या नहीं किया जाए, तथा नियमानुसार सही पाए जाने पर ही उसे मुख्य सर्वर को भेजता है। अनाधिकृत उपयोगकर्ताओं से नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करता है। फायरवॉल के बारे में जानते हैं क्या होता है? यह एक डिवाइस है जो किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश रोकता है, जबकि अधिकृत उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर, नेटवर्क और डेटा उपयोग करने देता है। फायरवॉल हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर या दोनों के रूप में हो सकता है। यह सामान्य नेटवर्क और सुरक्षित नेटवर्क के बीच गेट का काम करता है। कंप्यूटर को नेटवर्क के खतरों जैसे वायरस, वॉर्म और हैकर आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। आगे चल के हम सारी चीज़ें जानेंगे, हैकर क्या होता है, क्रैकर क्या होता है, फिशिंग क्या होती है, सारी चीज़। कंप्यूटर वायरस के बारे में जानते हैं। यह एक छोटा दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो किसी वैध प्रोग्राम के साथ जुड़कर या इंटरनेट द्वारा कंप्यूटर की मेमोरी में प्रवेश करता है और अपनी स्वयं की कई सारी कॉपियां बनाता है, जिससे कि वो फैल जाता है। यह डेटा को मिटाने, उसे खराब करने या उसमें परिवर्तन करने का कार्य कर सकता है, जो वायरस होता है। यह हार्ड डिस्क के बूट सेक्टर में प्रवेश कर, जो हार्ड डिस्क है उसके बूट मतलब कंप्यूटर को आप क्या करते हो, रीस्टार्ट वगैरह करते हो, इसमें प्रवेश कर डिस्क की क्षमता को कम या कंप्यूटर की गति को क्या धीमा कर सकता है। यह सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को चलने से रोक सकता है। किसी प्रोग्राम से जुड़ा वायरस तब तक सक्रिय नहीं होता जब तक उस प्रोग्राम को ना चलाया जाए। वायरस पे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए वायरस काफ़ी डिटेल में कराया, देखते चलिए। वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता। ध्यान रखिए, फिर से ये आया था, ये क्वेश्चन आया था शायद सप्लाई इंस्पेक्टर में, कि आपको पता करना है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है तो आप कैसे करोगे। तो वायरस ईमेल मैसेज से नहीं फैलता। ईमेल पर आने वाला वायरस ईमेल अटैचमेंट के खोलने पर सक्रिय होता है। तो आपको कैसे पता चलेगा? जब आप ईमेल अटैचमेंट है इसको खोलोगे कि इसमें वायरस है। जब वायरस सक्रिय होता है तो वह कंप्यूटर मेमोरी में स्वयं को स्थापित कर लेता है तथा मेमोरी के खाली स्थान में फैलने लगता है। कुछ वायरस स्वयं को कंप्यूटर के बूट सेक्टर से जोड़ लेते हैं, इसलिए कंप्यूटर को जितनी बार आप रीस्टार्ट करोगे, बूट करोगे, ये क्या करेगा, वायरस उतना ही अधिक फैलेगा। कंप्यूटर वायरस मुख्यतः इंटरनेट, जिसमें ईमेल है, गेम है, इंटरनेट फाइल है, या मेमोरी उपकरण जैसे फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, इसके सहारे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में प्रवेश करता है। मतलब कनेक्टिविटी चाहिए, किसी न किसी माध्यम से ही जाएगा वायरस, है ना। अगर दो चीज़ें कनेक्टेड नहीं है, या तो आप किसी इंटरनेट से भी कनेक्टेड नहीं हो और कोई बाहर से पेन ड्राइव वगैरह नहीं ला रहे हो, चीज़ें नहीं उसमें जोड़ रहे हो एक्स्ट्रा, तो वायरस आने का कोई चांस ही नहीं है। जब आप नेटवर्क से कनेक्ट हो तो वायरस कहीं से आ सकता है। वायरस एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, अतः यह कंप्यूटर हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता। तो ध्यान रखना, वायरस कंप्यूटर के हार्डवेयर को प्रभावित नहीं करता।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जैसे मेमोरी है, मेमोरी में इतनी कॉपी बना के भेज देगा कि आपको लगेगा मेमोरी फुल है। तो एक प्रकार से लगेगा कि हार्डवेयर खराब हो गया, बट वो हार्डवेयर को खराब नहीं करता। वायरस मेमोरी में घुसकर स्वयं को स्थापित करता है, अतः यह राइट प्रोटेक्ट मेमोरी या कंप्रेस डेटा फाइल को प्रभावित नहीं कर सकता। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, वायरस से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, और हर एक तथ्य जो वायरस से रिलेटेड है हमने यहाँ पे दे दिया है। आगे चलते हैं। कोई कंप्यूटर वायरस से प्रभावित है या नहीं है, इसको कैसे पहचानोगे? तो वायरस कंप्यूटर के कार्य करने की गति को क्या है, धीमा कर देता है। कंप्यूटर बार बार हैंग होता है। कंप्यूटर की जो मेमोरी है कि कितनी खाली है कितनी भरी है, उसकी स्थिति सही साइज नहीं बता पाता है। कुछ प्रोग्राम कंप्यूटर पर चल ही नहीं पाते हैं। कंप्यूटर मेमोरी में स्थित कुछ फाइलें प्रभावित होती हैं तथा उनका डेटा क्या होता है, करप्ट हो जाता है। कंप्यूटर वायरस को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, एक प्रोग्राम वायरस, दूसरा बूट वायरस और तीसरा मल्टी पार्टाइट वायरस। प्रोग्राम वायरस क्या करता है, प्रोग्राम फाइलों को प्रभावित करता है। बूट वायरस बूट रिकॉर्ड को और फाइल एलोकेशन को। पार्टीशन टेबल को पार्टीशन वायरस जो है मल्टी पार्टाइट वायरस ये प्रभावित करता है। आगे चलते हैं। वॉर्म। वॉर्म क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो अपनी कॉपी खुद ही बना लेता है। ध्यान रखना, वायरस के अंदर भी अंतर जानो, जो अलग अलग टाइप के वायरस होते हैं। तो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो अपनी खुद की कॉपी खुद ही बनाता है और कंप्यूटर की मेमोरी या हार्ड डिस्क में खाली स्थान को भरने लगता है। जब खुद की बहुत सारी, जैसे आपने कोरोना देखा, तो कोरोना क्या था, वायरस खुद की कॉपी बनाते थे, बहुत जल्दी उसकी कई सारी लाखों कॉपी बन जाती थी, तो क्या, फेफड़ों को ब्लॉक कर देता था, सांस लेने में तकलीफ। ऐसी वर्म क्या करता है, अपनी खुद की कॉपी बनाएगा और किसी भी हार्ड डिस्क या मेमोरी में रहेगा तो उसको फुल कर देगा। यह डेटा या फाइल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करता है, मतलब उसके अंदर जो डेटा और फाइल है उसमें परिवर्तन नहीं करेगा। यह अपनी खुद की कॉपी बनाकर तेजी से फैलता है, इसलिए मेमोरी में स्थान घेरता है। वर्म से प्रभावित कंप्यूटर की गति क्या होती है, धीमी हो जाती है और मेमोरी क्रैश भी हो सकती है। दूसरा है मेलवेयर या मालवेयर। क्या है, यह एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाता है और उस कंप्यूटर के प्रोग्राम से छेड़छाड़ करता है, उसे नुकसान पहुंचाता है। सभी वायरस, वॉर्म, टॉर्जन हॉर्स और स्पाईवेयर ये सब मालवेयर के ही उदाहरण हैं। तो ये ध्यान रखना, मालवेयर क्या, एक प्रोग्राम है जो किसी कंप्यूटर सिस्टम में आपकी बिना परमिशन के घुस जाएगा, उसे नुकसान पहुंचाएगा। ट्रोजन हॉर्स जानते हैं क्या है, एक प्रकार का वायरस है जो स्वयं को एक उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे गेम, यूटिलिटी प्रोग्राम आदि की तरह प्रस्तुत करता है, जिससे कि आप उस पर क्लिक करो। जब उस सॉफ्टवेयर को चलाया जाता है तो ट्रोजन हॉर्स पृष्ठभूमि में कोई अन्य कार्य संपादित करने लगता है। अब इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग अनधिकृत रूप से कंप्यूटर की सूचनाओं तक पहुंच बनाने, जैसे आपका कौन सा था अभी, स्पाईवेयर, ये स्पाई करते हैं, व्यक्ति की चीज़ों की जासूसी करते हैं, ये क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, उसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल लेंगे, उसकी अकाउंट डिटेल निकाल लेंगे और भी चीज़ें करेंगे। तो ये उसी के ही उदाहरण है कि ट्रोजन हॉर्स द्वारा क्या करते हैं कि दूसरे व्यक्ति के कंप्यूटर में आप अनधिकृत रूप से घुस जाते हो, कंप्यूटर की सूचनाओं तक पहुंच बना लेते हो और उनका इस्तेमाल भी करने लगते हो। ट्रोजन हॉर्स क्या है, अपनी स्वयं की कॉपी नहीं भरता है, मतलब इसका काम मेमोरी भरना नहीं, इसका काम है जासूसी करना, है ना। आगे चलते हैं। की लॉगर, ये क्या है, की चाबी की बात हो रही है। अपने नाम के अनुरूप यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में दबाए गए बटनों, कीज का रिकॉर्ड रखता है। इस रिकॉर्ड का उपयोग बाद में किसी गुप्त सूचना कोड, जो आपके पासवर्ड होते हैं, पासवर्ड क्या होती है, की होती है, चाबी होती है, तो उसकी बात हो रही है कि आपको क्या करना है कि ये पूरा रखता है कि आपने कहीं कभी एटीएम में जाके देखे होंगे कि आप बहुत सारी वहाँ पे सिक्योरिटी होगी, नहीं तो आपने जो पासवर्ड डाला ये उसका हिसाब रखता है की लॉगर, कि आपने ये बटन दबाए थे, बाद में सामने वाला इससे लॉग निकाल के आपका पासवर्ड पता कर सकता है। तो इस रिकॉर्ड का उपयोग क्या है, बाद में किसी गुप्त सूचना कोड या पासवर्ड की अनधिकृत जानकारी प्राप्त करने तथा उसका गलत प्रयोग करने के लिए किया जाता है। स्पाईवेयर जानते हैं क्या है, यह भी एक दोषपूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उद्देश्य कंप्यूटर उपयोगकर्ता के विरुद्ध जासूस की तरह कार्य करना होता है। यह दोषपूर्ण प्रोग्राम कंप्यूटर उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना
कंप्यूटर उपयोग के बारे में छोटी छोटी सूचनाएं जैसे ईमेल, संदेश, यूजर नेम, पासवर्ड, पहले आपने जो भी वेबसाइटें देखी, इन सारी सूचनाओं को क्या है इकट्ठा करता है। जो भी आप काम कर रहे हो कंप्यूटर से वो सारी सूचनाएं इकट्ठी करता है। की लॉगर स्पाईवेयर का ही एक उदाहरण है। तो जो की लॉगर है वो क्या है, इसी के अंदर आता है स्पाईवेयर। कुछ कंपनियां खुद जासूसी करती हैं अपने कर्मचारियों की कि ऑफिस में बैठ के कुछ इधर उधर का काम तो नहीं कर रहे हैं, कंपनी के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं, तो वो यहाँ पे क्या डाल देते हैं, स्पाईवेयर खुद के जो सिस्टम होते हैं कंपनी प्रोवाइड कराती है उसमें डाल के रखते हैं। तो कुछ कंपनियां अपने कर्मचारियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जानबूझकर स्पाईवेयर का प्रयोग करते हैं। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है कि एक बहुत फेवरेट स्पाईवेयर बहुत फेमस था जिसका यूज गवर्नमेंट पे ऐसे आरोप लगे थे कि मोदी गवर्नमेंट ने इसका यूज किया था, इजराइल से आया था। आपको बताना है किसकी बात हो रही। हैकर किसे बोलते हैं? हैकर का वास्तविक अर्थ है किसी तंत्र या प्रणाली की कार्य पद्धति को जानने के लिए उसमें छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति। इससे भी रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी आती है, सारी मैंने यहाँ पे दे दी है। कंप्यूटर में हैकर वही व्यक्ति है जो सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क में विद्यमान सुरक्षा खामियों का पता लगाकर उनका उपयोग नेटवर्क में घुसने तथा डेटा का अनधिकृत प्रयोग करने के लिए करता है। ये हैकर है, ठीक है। कि कंप्यूटर की जो नेटवर्क में खामियां हैं, सुरक्षा खामियां, उनका उपयोग करता है और उसके नेटवर्क में घुस जाता है और उसका अनधिकृत रूप से प्रयोग करता है। वह ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या नेटवर्क की खामियों को उजागर करने के लिए या तो वो क्या है उसकी खामियों को उजागर करेगा या जिज्ञासावश करेगा या आर्थिक लाभ के लिए, मतलब या तो आप इसका प्रयोग सही करेगा कि खामियां उजागर कर देगा तो सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाया जा सके, या फिर उसका अनधिकृत प्रयोग करेगा। नेटवर्क में घुसकर डेटा या सॉफ्टवेयर से छेड़छाड़ करने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? हैकिंग। हैकिंग के कारण अधिकृत उपयोगकर्ता जो मतलब जिस व्यक्ति का सिस्टम है या जिसको वो अलाउ है वो उस सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकता क्योंकि उसका सिस्टम क्या है, हैक हो चुका है। तो हैकिंग के कारण जो अधिकृत उपयोगकर्ता हैं वो नेटवर्क तथा संसाधनों का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं और इसे क्या बोला जाता है? डिनायल ऑफ सर्विस। इसके लिए फिर वो क्रिप्टो करेंसी में मांगते हैं, बड़ा खासा फिरौती मांगते हैं एक प्रकार से। जब फिरौती दी जाती है उसके बाद ही छोड़ते हैं। जैसे एम्स वगैरह की वेबसाइटें हैक हुई हैं, बहुत सारी वेबसाइटें हर साल हैक होती हैं। अब हैकर को कई श्रेणियों में बांटा जाता है। कौन कौन सी श्रेणी है? सॉफ्टवेयर तथा नेटवर्क की सुरक्षा कमियों को दूर करने के लिए उनका पता लगाने वाला व्यक्ति को क्या बोला जाता है? व्हाइट हैट हैकर। तो व्हाइट हैट हैकर जो होता है ना, ये व्यक्ति क्या होता है, इसको गलत नहीं माना जाता और इसको रिवार्ड भी देती हैं बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, फेसबुक वगैरह। इनकी अगर जाके सुरक्षा खामियां का पता लगाओ तो एक लाखों डॉलर देती हैं व्हाइट हैट हैकर को। फिर अगला कौन सा है? सॉफ्टवेयर को उपयोग के लिए, मतलब अभी आपने सॉफ्टवेयर बना तो लिया लेकिन उपयोग के लिए जारी नहीं किया, तो सॉफ्टवेयर को उपयोग के लिए जारी करने से पहले उसकी कमियों को उजागर कर ठीक करने वाला व्यक्ति क्या है? ब्लू हैट हैकर कहलाता है। अगला, किसी अवैध कार्य के लिए इस पद्धति का प्रयोग करने वाला व्यक्ति, ये ब्लैक हैट है, ये गलत व्यक्ति है। आगे चलते हैं, क्रैकर। क्रैकर किसे बोलते हैं? कंप्यूटर तथा नेटवर्क की सुरक्षा पद्धति में सेंध लगाकर या अनधिकृत सॉफ्टवेयर द्वारा पासवर्ड प्राप्त कर इनका इस्तेमाल किसके लिए? अवैध कार्य के लिए करने वाला व्यक्ति ही क्या कहलाता है? क्रैकर कहलाता है या ब्लैक हैट हैकर कहलाता है। सामान्यतः हैकर और क्रैकर का प्रयोग एक ही संदर्भ में किया जाता है। हैकर का उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर और नेटवर्क प्रणाली में जो कमियां हैं उनको उजागर करना, जबकि क्रैकर क्या है? अपराध, किसी भी प्रकार के अपराध हो सकते हैं। आजकल तो प्राइवेसी वाले अपराध भी होते हैं, है ना, आर्थिक अपराध होते हैं और भी क्राइम होने लगे, संगठित अपराध होने लगे, नार्को वाले अपराध होने लगे, तो किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। टेररिज्म को प्रमोट करना होने लगा है ना, तो अपराध या आर्थिक लाभ के लिए ऐसा किया जाता है। पासवर्ड क्रैकिंग क्या होता है? कंप्यूटर तथा नेटवर्क का पासवर्ड कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्रैकर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की मदद से कोडेड पासवर्ड का पता लगा लेते हैं और इनका प्रयोग क्या है? अवैध कार्यों और अनधिकृत उपयोग के लिए करते हैं, तो इसे बोला जाता है पासवर्ड क्रैक करना। पासवर्ड क्रैकर एक ऐसा ही सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। पैकेट स्निफिंग शब्द आता है एक, उसको क्या बोला जाता है? इंटरनेट पर स्निफिंग मतलब सूंघना, ठीक है, यहाँ से समझ जाया करो। तो इंटरनेट पे जो भी आप सूचना या डेटा या वीडियो कुछ भी भेजते हो वो पैकेट के माध्यम से जाता है, छोटे छोटे पैकेट एक ऑर्डर में यहाँ से भेजे जाते हैं।
जरूरी नहीं उस ऑर्डर में ही जाए, कोई आगे पीछे जा सकता है, लेकिन जब यहाँ पे पहुँच जाएंगे तो इसके पहले ये ऑर्डर में फिर से लग जाएंगे। तो इंटरनेट पर डेटा को पैकेट में बांट कर भेजा जाता है। डेटा पैकेट्स को अपने गंतव्य तक पहुँचने से पहले ही उसकी पहचान पहचान उसकी कर ली जाती है और उसे रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इसे ही बोला जाता है पैकेट स्निपिंग। पहले ही उसको सूंघ लिया जाता है, सीधी बात है। पैच किसे बोला जाता है? सॉफ्टवेयर कंपनियां क्या करती हैं, उपयोग के लिए जारी सॉफ्टवेयर में कई खामियां होती हैं, तो समय समय पे अपडेट्स आते रहते हैं। इन्हीं अपडेट्स को क्या होता है, पैच बोला जाता है। तो इन खामियों का फायदा उठाकर हैकर क्रैकर इसमें घुस जाते हैं अनधिकृत रूप से। सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा इन कमियों में सुधार के लिए समय समय पर छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जारी किए जाते हैं, जिन्हें पैच कहा जाता है। ये पैच सॉफ्टवेयर मुख्य सॉफ्टवेयर के साथ ही कार्य करते हैं, तो ये अपडेट्स होते हैं। स्केयरवेयर, स्केयर मतलब किसी व्यक्ति को डरा देना। यह कंप्यूटर वायरस का एक प्रकार है जो इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटर को प्रभावित करता है। इसमें इंटरनेट से जुड़े उपयोगकर्ता को कोई फ्री एंटीवायरस या फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का पहले लालच दिया जाता है। यह एक अधिकृत सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है लेकिन होता नहीं है, और जैसे ही इसे डाउनलोड करते हो तो वायरस क्या होता है, आपके उसमें प्रवेश कर जाता है कंप्यूटर में या मोबाइल में। फिशिंग किसे बोला जाता है? इंटरनेट पर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के यूजर नेम, पासवर्ड तथा अन्य व्यक्तिगत सूचनाओं को प्राप्त करने का प्रयास करना ही फिशिंग कहलाता है। इसके लिए उपयोगकर्ता को झूठे फेक ईमेल संदेश भेजे जाते हैं जो दिखने में वैध लगते हैं तो क्या होता है, जैसे भेजा जाएगा कि HDFC बैंक से ये आया है आपका, ओपन करो, तो वेबसाइट भी वैसी लगेगी। आप ओपन कर दोगे, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे तो आपका यूजर नेम और पासवर्ड पहुँच गया आप उनके पास। यहाँ आगे जाके कोई काम नहीं होगा तो आप वापस आ जाओगे, आपको कुछ पता नहीं, लेकिन आपका पासवर्ड वहाँ पे पहुँच चुका होता है। तो दिखने में क्या लगेगा कि जैसे वैध वेबसाइट से आए हुए हैं। इन ईमेल या संदेश में उपयोगकर्ता को अपना यूजर नेम, लॉगिन आईडी और पासवर्ड तथा अन्य विवरण डालने को कहा जाता है, जिनके आधार पर उपयोगकर्ता के गुप्त विवरणों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। डिजिटल हस्ताक्षर आपको पता होगा, डिजी लॉकर डिजिटल हस्ताक्षर जो होता है उसमें क्या होता है ना, आपकी जो सॉफ्ट कॉपी होती है कंप्यूटर होती है उसी के ऊपर साइन हो जाते हैं, जिससे एक प्रमाणिकता मिलती है। तो यह कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी व्यक्ति की पहचान स्थापित करने, उसकी स्वीकृति प्राप्त करने तथा किसी तथ्य को सत्यापित करने की एक पद्धति है। डिजिटल सिग्नेचर तकनीक का प्रयोग कंप्यूटर पर स्टोर किए गए किसी डॉक्यूमेंट का प्रिंट किए बिना उस पर हस्ताक्षर करने के लिए किया जाता है। डिजिटल सिग्नेचर किसी मैसेज या डॉक्यूमेंट के साथ जुड़ जाता है तथा उसकी वैधता को प्रमाणित करता है। डिजिटल सिग्नेचर कंप्यूटर पर कोडेड फॉर्म में स्टोर किया जाता है ताकि उसे अनधिकृत उपयोगकर्ताओं की पहुंच से दूर रखा जाए। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंप्यूटर तथा नेटवर्क पर विभिन्न सॉफ्टवेयर वायरसों के खतरों से बचने के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। ये तो पता ही है, एंटीवायरस सब लोग जानते होंगे। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो सॉफ्टवेयर में विद्यमान किसी भी प्रोग्राम में या कंप्यूटर में विद्यमान दोषपूर्ण प्रोग्राम यानी कि वायरस, मेलवेयर, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म आदि की पहचान करता है और इन्हें नष्ट कर देता है, और जो वैध सॉफ्टवेयर होते हैं उसमें घुसने से इनको रोकता है। क्योंकि जितने भी वायरस हैं वो भी क्या है, अपने आप में एक प्रोग्राम है, तो पहचान करेगा कि कौन कौन से प्रोग्राम है जो वायरस है, मालवेयर है या ट्रोजन हॉर्स है, और उनको नष्ट कर देगा, और जो वैध सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है उनमें इनको घुसने से रोकेगा। क्योंकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किसी भी प्रोग्राम या फाइल को चालू किए जाने से पहले उसकी जांच करता है, अतः यह कंप्यूटर के काम करने की स्पीड को क्या है, कम कर देगा। कुछ प्रचलित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर सबको नाम पता ही होंगे। नॉर्टन का आता है, बिट डिफेंडर आता है, मैकएफे का आता है, कास्परकी का आता है, एवीजी आता है, सिमांटेक आता है, अवास्ट आता है। ठीक है, अब इंटरनेट सुरक्षा के कौन कौन से आधार हैं वो देख लीजिए। उपयोगकर्ता के प्रमाणिकता की जांच करना, मतलब कैसे पता चलेगा कि वही व्यक्ति है जिसको अलाउ है, तो उसका आईडी और पासवर्ड आप ले लोगे। एक्सेस कंट्रोल, कुछ विशेष डेटा या सूचना की उपलब्धता कुछ विशेष उपयोगकर्ताओं के लिए ही सुनिश्चित की जाती है, और ये कैसे किया जाता है, अंगुलियों के निशान से, उसकी आवाज़ की पहचान से, रेटिना स्कैन से, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड आदि द्वारा ऐसा किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी तीसरा है कि एक क्रिप्टोग्राफी द्वारा इंटरनेट सुरक्षा की जाती है। क्रिप्टोग्राफी क्या होती है वो देख लीजिए।
सूचना या डेटा को इंटरनेट पर भेजने से पहले इतना समझ लो कि सूचना और डेटा आप क्या करते हो, जिस फॉर्म में उसमें ना भेज के कोडेड फॉर्म में भेजते हो, तो इसको इनकोड किया जाता है। फिर जब ये पहुंच गई तो वहाँ पे इसको डिकोड किया जाएगा, फिर वो समझेगा सामने। तो बीच वाला उसको नहीं पता कि क्या भेजा गया, ना वो इसमें कुछ कर सकता है। तो सूचना या डेटा को इंटरनेट पर भेजने से पहले उसे गुप्त कोड में परिवर्तित किया जाता है। प्राप्तकर्ता द्वारा उसे प्रयोग से पूर्व पुनः समान सूचना में परिवर्तित किया जाता है, जिसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। सूचना या डेटा को गुप्त संदेशों में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, इनक्रिप्शन। जबकि इनक्रिप्ट किए गए डेटा या सूचना को पुनः समान सूचना में बदलने को क्या बोला जाता है, डिक्रिप्शन। इनकोडर डिकोडर का भी नाम सुना होगा आपने। क्रिप्टोग्राफी से डेटा स्थानांतरण के दौरान डेटा चोरी होने या लीक होने की संभावना नहीं रहती है। साइबर सुरक्षा के संबंध में कुछ पहलें, वैश्विक पहलें जान लीजिए। तो इंटरनेट गवर्नेंस फोरम एक वैश्विक फोरम है। ये क्या करता है, विमर्श पर सभी इंटरनेट गवर्नेंस पर आधारित जो भी विचार विमर्श हैं उन पर सभी हितधारकों यानी कि सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को एक साथ लाता है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में एक संकल्प प्रस्तुत किया गया। इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी वातावरण में सुरक्षा के मुद्दों पर 2 प्रक्रियाओं की स्थापना की गई। अब 2 प्रक्रियाएं कौन है, 2 आपके अलग अलग गुट हैं, तो एक रूस का है, एक यूएसए का है। दोनों ने अपनी अपनी अलग अलग वो चीज़ें की। रूस द्वारा संकल्प के माध्यम से ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप बनाया गया और यूएसए द्वारा संकल्प के माध्यम से सरकारी विशेषज्ञ समूह बनाया गया। भारत की पहले क्या है, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 में बनाई गई थी। तो साइबर से जुड़े जो भी काम हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उनके लिए उनसे कैसे निपटा जाए इसके बारे में एक रणनीति रखी गई। फिर राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना और संरचना संरक्षण केंद्र, इसकी स्थापना क्या हुई, जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है 2000, इसके तहत इसकी स्थापना की गई। और इसका काम क्या है, महत्वपूर्ण सूचना और संरचनाएं जो हैं इनके संरक्षण प्रत्यास्थता के लिए नोडल एजेंसी के रूप में एक कार्य करता है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ठीक है, साइबर क्राइम समन्वय केंद्र है ये, I4C। व्यापक और समन्वित तरीके से सभी प्रकार के साइबर अपराधों से निपटना इसका काम है और इसे 2020 में स्थापित किया गया था। साइबर स्वच्छता केंद्र, इसके भी 2017 में इसकी घोषणा की गई थी। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए वायरस और मेलवेयर को हटाते हुए अपने कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को क्लीन करने के उद्देश्य से पेश किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है जो साइबर अपराध को परिभाषित करते हैं और सजा का प्रावधान करते हैं। 2000 सन 2000 में आया था ये। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल भी है, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हो। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, सबसे इंपॉर्टेंट ये सर्टिन, ये बनाई गई थी आपकी, जो आपका एडवांस कंप्यूटर बन रहा है ना सीटेक में, इसके सहयोग से और एनआईसी, इन सब के सहयोग से सर्टिन बनाई गई थी, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया। ये क्या करेगी, जो भी वायरस अटैक बड़े बड़े होते हैं उनसे निपटने में यही मेन काम करती है। यह इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का एक संगठन है जो साइबर घटनाओं, सूचनाओं के संग्रहण, विश्लेषण, प्रसार से संलग्न है और यह साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं पर चेतावनी भी जारी करती है। डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण एक विधेयक, एक बिल है, पास नहीं हुआ अभी तक, जिसका मसौदा आया था। और इसमें क्या था कि जो डिजिटल आपका डेटा है उसका दुरुपयोग ना हो जाए, इस पर बहुत सारा काम चला है। पुत्ता स्वामी बाद आया था, बहुत सारे बाद भी इस पर चले थे। तो फाइनली इस पर यह है स्थिति कि अगर कोई बड़ी कंपनी दुरुपयोग कर रही है डेटा का, किसी के पर्सनल डेटा का, तो उस पर 500 करोड़ तक के जुर्माने का इस बिल में प्रावधान है। डिफेंस साइबर एजेंसी, मिलिट्री वगैरह डिफेंस सेक्टर की अपनी खुद की साइबर एजेंसी है। तो यह भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा स्थापित की गई और आक्रामक एवं रक्षात्मक कार्रवाइयों में सक्षम, मतलब किसी पे अटैक भी करना है, साइबर अटैक करना है तो वो भी यहाँ से होता है, और अपनी रक्षा करनी है तो वो भी काम होता है। यहाँ पे आपकी क्लास होती है ख़त्म, कंप्यूटर यहाँ पे समाप्त हो गया। कंप्यूटर में अब जो भी काम बाकी होगा वो सारा MCQ से आ जाएगा। टॉपिक वाइज MCQ प्लस एक क्लासें कर लेना, मुश्किल है कि कोई भी क्वेश्चन बाहर जाए। तो ये पूरा प्रोग्राम एक दूसरे से अटैच होता है। 80 से 85% टारगेट रहता है कि आपका रेगुलर क्लास से कंप्लीट हो जाए। 15 से 20% का रहता है कि ये सारी चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे, टॉपिक वाइज MCQ जाएंगे, कुछ नए क्वेश्चंस आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपको नए कॉन्सेप्ट दे के जाएंगे, इससे ये पूरा कवर हो जाता है। ठीक है,
ये बैच के बारे में वही जानकारी। तो जिसको भी पेड बैच ज्वाइन करना होता है तो हर वीडियो के लास्ट में या कोई भी वीडियो का कमेंट सेक्शन ओपन करोगे, वहाँ जानकारी रहती है, तो आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।